जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक क्या है? ये भी प्लांट हार्मोन है। इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, वृद्धि कारक हार्मोन। अब इसकी खोज जो होती सबसे पहले कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले किस पे किया था? कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसको किस पे किया था उन्होंने? धान की फसल पे किया था। किस पे? पैडी की फसल पे। और उन्होंने देखा कि जो एक फंगस होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का एक फंगस होता है, जिसके कारण पौधे जो सीड होते हैं, धान की फसल होते हैं, उनमें फूलिंग सीडलिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फूलिश सीडलिंग, मूर्ख कलिकाएं, मूर्ख अंकुरण पाया जाता है इसमें, या फिर इसी को बोलते हैं बैक्टेरियनी डिसीज। कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के जो फंगस होता है उसके कारण जो पैडी की फसल होती है उसको क्या कर देता है? फूलिश सीडलिंग की बीमारी उत्पन्न करती है। इसकी खोज सबसे पहला जिब्रेला नामक फंगस पे किया गया था। इसी के कारण ही इसका नाम जिब्रेलिन रख दिया गया। जिब्रेला से बना हुआ है जिब्रेलिन। ठीक। बाद में इन्होंने देखा कि पौधे जो होते हैं, पेडी की सीड में देखा कि पौधा जो होता है वो जो है बढ़ते रहता है, कभी भी इसमें क्या नहीं होता है? सीड का निर्माण नहीं होता। तो पौधे तो बढ़ रहा है, नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, ऊंचाई में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सीड का निर्माण नहीं हो रहा है। तो फूलिश, मूर्ख बना दिया, समझो ऐसा सीडलिंग जो मूर्ख बना दिया, फसल का हमारा उत्पन्न ही नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? उसके बाद यबूता और सुमिकी नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में या मणिका के रूप के फॉर्म में प्राप्त किया और जिसको उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिक एसिड ए। जिब्रेलिक एसिड ए। क्लियर हुआ? अगला केमिकल नेचर। उन्होंने क्या देखा? जिब्रेलिक एसिड जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? एक मिनट में, ठीक। उन्होंने देखा कि जिब्रेलिक एसिड क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें इसकी संरचना हम लोग देखें तो इसमें ये है जिब्रेलिक एसिड 3 का फार्मूला। इसमें बहुत सारे इंडोल रिंग मौजूद होते हैं। ठीक। बहुत सारे क्या होते हैं? इंडोल रिंग मौजूद होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक। अगला है बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन का, जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, सबसे पहले वैज्ञानिक इन्होंने बताया कि ये कैरोटीनॉइड से इसका निर्माण होता है। जिब्रेलिक एसिड का निर्माण कैरोटीनॉइड से निर्माण होता है। तो इन्होंने बताया सबसे पहले एसीटेट रहता है। ठीक। क्या रहता है? एसीटेट। एसीटेट को हम दूसरे नाम क्या नाम से जानेंगे? एसीटेट का दूसरा नाम एसिटिक एसिड। ठीक। एसिटिक एसिड, क्योंकि जहां पे एट जुड़ता है वहां पे हम लोग बोले थे ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ठीक। एसिड के लिए हम लोग एट प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक। एसिटिक एसिड में
आ जाता है हमारा कोए। क्या आ जाता है? कोए। और क्या बना लेता है? एसिटिल कोएंजाइम बना लेते हैं। एसिटिल कोएंजाइम में से फिर से आता है एसिटिल कोएंजाइम और इसको बाहर कर देता है कोएंजाइम को। ठीक। एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। एसिटिल कोएंजाइम कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। एक एसिटिल कोएंजाइम आया और यहां पे एक एसिटिल कोएंजाइम है। ठीक। तो कितने कार्बन का बन गया? यहां पे बनता है एसेटो एसिटिल कोए का निर्माण हो गया। ठीक। एसेटो एसिटिल कोएंजाइम, फिर यहां पे एसिटिल कोएंजाइम आता है। ठीक। और यहां पे किसको बाहर कर देता है? कोए को बाहर कर लेता है। ठीक। और ये इसके साथ ही ये बना लेता है हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिल कोएंजाइम बना लेता है। ठीक। एसेटो एसिटिल कोएंजाइम ए से मिलकर के हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिल कोएंजाइम बना लेता है। अब यहां से ये क्या करता है? NADH प्लस HN2 लेता है और यहां पे ये क्या कर देता है? Na में तोड़ देता है। मैं उल्टा बोल दिया। ठीक है। और ये कन्वर्ट कर नहीं NADPH प्लस HN से किस में कन्वर्ट कर देता है? NADP में कन्वर्ट कर देता है और ये बना लेता है मेवालोनिक एसिड। क्या में कन्वर्ट कर देता है? मेवालोनिक एसिड। यहां पे बुक में कहीं भी NADH2 लिखा होगा, उसको तुम सुधार लो। वहां पे क्या लिख दो? NADH प्लस H प्लस आयन। ठीक। हाँ, उसको सुधार लो और उसको कर लो NADH प्लस H प्लस आयन। ठीक। अब यहां पे क्या करता है? ATP 2 ATP लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ADP में और बना लेता है आइसोपेंटिनिल पायरोफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। यहां से दो आपस में मिलते हैं, 2 आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट और ये बना लेते हैं डाइमेथिल एक ये अपने स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन करते हैं। स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने के फलस्वरूप ये बना लेते हैं डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट। डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट DMAP बना लेते हैं। इसके बाद ये जो फिर से पायरोफॉस्फेट जो रहता है वो अलग अलग फास्फेट और फास्फेट अणु में टूट जाता है, बाइंड हो जाते हैं और ये बनाते हैं जर्निलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक। जर्निलाइल पायरोफॉस्फेट फिर आपस में मिलते हैं और ये बना लेते हैं फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट पुनः 2 आपस में मिलते हैं और बनाते हैं जर्निल पायरोफॉस्फेट। जर्निल पायरोफॉस्फेट आपस में मिलते हैं और वो बना लेते हैं कोपाइल पायरोफॉस्फेट। कोपाइल पायरोफॉस्फेट आपस में मिलते हैं और बना लेते हैं कोरिन, और कोरिन आपस में मिलते हैं और बना लेते हैं जिब्रेलिन्स। कोरिन आखिरी मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? कोरिन बना लेते हैं जिब्रेलिन। क्लियर हुआ? ठीक। अगला है मैकेनिज्म ऑफ जिब्रेलिन एक्शन। जिब्रेलिन जो होता है मुख्य रूप से अनियंत्रित वृद्धि या दीर्घण में मदद करता है। तो
तो यहाँ पे जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन जो है एक प्रमोटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्रमोटर की तरह। प्रमोटर की तरह काम करने के फलस्वरूप ये कौन सा एंजाइम को एक्टिवेट करता है? प्रोटीएज। प्रोटीएजेस एंजाइम को करता है। अब प्रोटीएजेस का काम क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम होता है। तो ये क्या करता है? अटैक करता है किसको? प्रोटीन को। अब प्रोटीन को क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो प्रोटीन को तोड़ेगा तो क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड जो कि हमारा क्या है? ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है। ये जो है फिर से किसको एक्टिवेट करता है? ऑक्सीजन को एक्टिवेट करता है। और यह जो होता है ऑक्सीजन की क्रिया को बढ़ा भी सकता है और ऑक्सीजन की जो क्रिया है उसको क्या कर देता है? कम कर सकता है। और दूसरा, अगर हम इसके जीन लेवल पे देखें तो यह मुख्य रूप से जिब्रेलिन जो है एक डीएनए का एक खंड होता है जो कि डीएनए और आरएनए की मात्रा में वृद्धि को कर सकता है। क्लियर हुआ? डीएनए आरएनए की मात्रा में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन्स इन प्लांट्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है इसका? मुख्य रूप से प्रायोगिक उपयोग। सबसे पहला है ग्रोथ इन स्टेम एंड लीफ। किसी भी कुछ पौधे होते हैं जैसे कि हमारा मक्का हुआ, हैनबेन हुआ, इनके कुछ पौधे बौनी होते हैं, मतलब छोटे छोटे आकार के होते हैं। अगर इसमें हम जिब्रेलिक एसिड डाल दिया जाए तो हम लोग देखेंगे कि इसमें अचानक से इनका क्या हो जाता है? आकार में वृद्धि हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के हैनबेन का पौधा है। हैनबेन का पौधा मुश्किल से उनका आकार जो होता है 1 फीट होता है। गमले से लेके पूरा उसका आकार जो है 1 फीट होता है। अगर हम उसमें जिब्रेलिन की मात्रा दे दें तो वह 5 से 6 फीट तक बढ़ सकता है। तो ये क्या काम करता है? जिब्रेलिन ग्रोथ बहुत ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है बोल्टिंग प्रभाव। कुछ पौधे जैसे कि बंद गोभी क्या होते हैं? पहला स्टेज में क्या करते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। वेजिटेटिव मतलब उसके खाली पत्ते बढ़ते हैं ना। अब जब दूसरा सीजन आता है, दूसरा तो उसका पुष्पक्रम निकलता है और सीड का निर्माण होता है। मतलब हमारा एक गोभी है, मान लो ये हमारा पौधा है गोभी का, पत्ता गोभी, तो ये बहुत सारे गोल गोल बनाते रहते हैं एक सीजन में। जब दूसरा सीजन आता है, मतलब अपना जीवन चक्र आगे बढ़ता है, तो ये इसको हम लोग पहले जो डेवलपमेंट हुआ है पत्ते पत्ते का निर्माण करते हैं, इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। कुछ समय बाद क्या करते हैं? इसमें ऊपर शाखा निकलती है और यहां से क्या होता है? सीड का फ्लावरिंग होता है। फ्लावरिंग के बाद यहां पे क्या होता है? सीड का निर्माण होता है। तो इसी को बाइएनुअल या द्विवर्षीय बोलते हैं। हालांकि वो तो 3 या 4 महीने में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है अपना जीवन चक्र। लेकिन एक सीजन में ये कंप्लीट करता है, दूसरे सीजन में ये कंप्लीट करता है। लेकिन अगर हम उसमें जिब्रेलिक एसिड डाल दें तो पौधे क्या करते हैं? छिड़क देते हैं। तो पहले ही सीजन में जिस समय मतलब पत्ता बनना चाहिए, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए, उतने ही समय में वो क्या कर देता है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या पुष्पक्रम का निर्माण करके सीड का निर्माण कर लेता है। मतलब 1 महीने में हमारा किसका? पत्ता गोभी बनता है और 2 महीने बाद मतलब सीड का निर्माण होता है। मतलब कुल मिला के 3 महीने में होता है। लेकिन अगर हम इसमें जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दें तो 1 ही महीने में हमको बीज मिल जाएगा। तो इस प्रकार का इफेक्ट किसमें होता है? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। और किसके कारण होता है? जिब्रेलिक एसिड के द्वारा या जिब्रेलिन के द्वारा होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगला है इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग, पुष्पन पर प्रभाव। अभी हमने देखा कि जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करने से कोई भी पौधा जो होता है उस पुष्पन की कार्यगति बहुत तेजी से करता है। मतलब एक ही सीजन में क्या कर देता है? ग्रोथ करने का। तो ये क्या करता है? सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड होता है। जब किसी पौधे पे छिड़काव करते हैं तो पौधा जो है एक नया हार्मोन का सिक्रेशन करने लगे, एक्टिवेट कर देता, उत्प्रेरित करने का काम करता है। और उस चीज का नाम है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसके फलस्वरूप फ्लावरिंग की प्रोसेस क्या हो जाता है? रुक जाती है। और इसमें क्या हो जाता है? कलिकाओं का निर्माण होता है और पुष्पन की कार्यकी को नियंत्रित किया जाता है। अगला है पार्थिनोकार्पी। अगला क्या है? पार्थिनोकार्पी, या फिर इसी को बोलते हैं
सीड रहित फल का निर्माण, बिना बीज के फल का निर्माण। जब किसी पौधे में, एग्जाम्पल के लिए टमाटर, अमरूद में हम लोग जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे तो उसमें बिना बीज के, या बीज रहेगा भी तो बहुत कम मात्रा में रहेगा। इस प्रकार के पौधे का निर्माण होता है। और किसकी वजह से होता है? जिब्रेलिन की वजह से। अगला, इफेक्ट ऑफ जर्मिनेशन। देखे होंगे कि एक मान लो चना का बीज है, तो चने के बीज को हम कहां पे करते हैं? सूखे रूप में रहता है, इसको हम पानी में डालते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है? अंकुरण होने लगता है। और ये होता किसकी वजह से? अगर कोई सीड है, इसको जैसे ही हम पानी में रखते हैं तो यहां पे एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, वो होता है जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है, जिब्रेलिन का फॉर्मेशन होता है, और इसी कारण ही बीज का निर्माण होता है। और यहां पे क्या करता है? जो सीड है उसमें हम लोग देखे होंगे, सीड में दो भाग आप लोग जानते हो। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? रेडिकल, और ऊपर वाले भाग को प्लूमूल। अब जो रेडिकल है और प्लूमूल है, इसके जस्ट नीचे वाले भाग को, इसी को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। तो जब जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे तो ये हाइपोकोटाइल वाले भाग में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता है। अच्छा, अगला है हमारा जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन के भी जर्मिनेशन में जिब्रेलिक एसिड का बड़ा ही महत्व है। जब जिब्रेलिन एसिड दिया जाता है तो पोलेन ग्रेन में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से परागण की क्रिया बहुत आसानी से या जल्दी होती है। अगला, सेक्स का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण भी पौधे करते हैं। अगर किसी पौधे में ठीक जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो दो प्रकार के बीज देखे होंगे आप लोग। ठीक, कौन सा बीज देखे हो? दो प्रकार के, एक हमारा पिस्टिलेट और एक हमारा स्टिमिनेट। पिस्टिलेट मतलब समझ रहे होंगे, पिस्टिलेट मतलब जिसमें सिर्फ क्या पाया जाता है? पिस्टिल पाया जाता है ना, जिसमें ओवरी पाया जाता है। ठीक, तो अगर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो जो हमारा कौन सा पौधा? मेज, यानी मक्के के पौधे में उसको क्या कर देता है? फीमेल वाले पार्ट को एक्टिवेट करता है। मतलब फीमेल, हमारे मक्का का फसल देखे होंगे, यहां पे हमारा फीमेल पाया जाता है, फीमेल अंग पाया जाता है, और ऊपर वाले भाग जो यहां पे बहुत सारे रहते हैं, यहां पे मेल वाला पार्ट पाया जाता है। तो यहां पे ये क्या कर देगा? पिस्टिलेट करेगा, जिसकी वजह से यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा? सीड का निर्माण हो जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में फल लगेंगे। दूसरा, इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारे कुकुरबिटेसी वाले फैमिली वाले पौधों में। कुकुरबिटेसी फैमिली मतलब जितने भी लताएं वाले हैं, जैसे हमारा खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, कद्दू हुआ, ये सब आते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में। इन पौधों में अगर हम लोग जिब्रेलिन एसिड का छिड़काव करेंगे तो वहां पे कौन सा पौधा होगा? मेल प्लांट होगा, जिसमें फल का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार जिब्रेलिक एसिड जो है लिंग का भी निर्धारण करता है। ठीक, ये हो गया हमारा जिब्रेलिक एसिड कंप्लीट। आया समझ में कि नहीं?